हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाइल राइट। अब तक हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। एरो फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, होस्टिंग क्या है, रेस्ट पैरामीटर्स क्या है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लोजर्स। यस, इस वीडियो में क्लोजर्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक कि भाई क्लोजर होते क्या है, बनता कैसे है, उसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, उसके यूज केसेस देखेंगे और कोड लिखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसका फंडा है क्या, ताकि आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अच्छा दिस इज हाउ क्लोजर्स वर्क एंड दिस इज व्हाई क्लोजर्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, एक बेसिक एग्जांपल अगर मुझे देना है ना आपको कि क्लोजर्स के बारे में, तो जैसे ये एक नॉर्मल एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अगर इसमें आप यहाँ पे कोई एक फंक्शन बनाते हो, लेट्स से माई फंक, राइट, और उसकी कुछ भी एक यहाँ पे फंक्शन की बॉडी है। अब ये जो फंक्शन है ये रूट स्कोप में है। क्यों? क्योंकि ये फाइल के अंदर आपने डायरेक्टली बनाया है, ये रूट स्कोप होता है, ये पूरा फाइल का स्कोप है। रूट स्कोप लगा लो या फाइल स्कोप लगा लो। अब अगर यहाँ पे आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मान लो लेट x इज इक्वल टू 10, तो जो फंक्शन है ना, इसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसकी एक्सेस होगी। क्योंकि जब भी जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो तो उस फंक्शन को जो उसका इमीडिएट एनवायरनमेंट है ना, उसकी एक्सेस हमेशा रहती है और वो उसको एक तरह से मेमोरी में होल्ड करके रखता है। तो ये इसका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, ये पूरा फाइल का जो कोड है ये सारा इसका इमीडिएट एनवायरनमेंट है। तो इसमें आप कुछ भी बनाओगे तो ये उसको उसकी एक्सेस इसके पास, इस फंक्शन के पास रहेगी। अब आप कहोगे कि यार ये तो एक वेरिएबल बाहर बनाया है, अगर मैं सिर्फ सिंपल स्कोप के लॉजिक से भी चलूं तो यहाँ पे अगर आपने कोई एक वेरिएबल बनाया तो वो इसके अंदर, वो स्कोप तो इनवर्ट्स मूव करता है। ये हमने बात करी थी जब स्कोप के बारे में पढ़ा था, तो स्कोप तो इनवर्ट्स मूव करता है। तो ये लेट x इज इक्वल टू 10 ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल होगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अवेलेबल तो होगा ही होगा। तो इस केस में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा क्लोजर्स को। तो एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, एक ब्लॉक बनाऊं, देखो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट x इज इक्वल टू 0 10, लेट x इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल लॉग करने की कोशिश करूंगा तो ये यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। जरा मैं कंसोल खोल दूं ताकि आप देख सको। देखो, तो अगर मैंने इसके ब्लॉक के अंदर इस x को डिफाइन करा, अगर मैं बाहर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये नहीं मिला। क्योंकि जब आप एक वेरिएबल को लेट कीवर्ड के साथ बनाते हो वो एक स्कोप से बाउंड हो जाता है। ये इसका डिफाइंड स्कोप है, इसके बाहर ये अवेलेबल नहीं है। तो अब इसमें क्लोजर्स को इन्वॉल्व करते हैं, फिर आप समझोगे कि कैसे मैजिक होता है और क्लोजर्स का फंडा कैसे काम करता है। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना दूं, सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन गेट x, और इसके अंदर से मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ। पहले x को पहले कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी भी अगर आप यहाँ देखोगे x हमारा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x तो बाहर अवेलेबल ही नहीं है। और मैंने क्या करा है, एक ब्लॉक बनाया है कोड का, उसके अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन करा है और एक फंक्शन को डिफाइन करा है। अब ये जो फंक्शन है, जो मैं आपको कह रहा था कि फंक्शन के पास उसके एनवायरनमेंट का एक्सेस होता है, तो ये जो फंक्शन है इसका इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या है? ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कुछ भी जो बना है, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बना है, तो ये वेरिएबल का एक्सेस जो है ना, वेरिएबल की एक तरह से ये अपनी फंक्शन अपनी मेमोरी में होल्ड करेगा। तो जब जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में फंक्शन की डिक्लेरेशन स्टोर होगी ना, वो अकेले स्टोर नहीं होगी, वो अपने एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ स्टोर होगी। यस, एनवायरनमेंट के डेटा को हमेशा अपने पास रखेगा, ताकि जब भी उसको एग्जीक्यूट होना हो तो वो इंफॉर्मेशन उसको यूज करके और एग्जीक्यूट हो सके। इसको बोलते हैं हम लेक्सिकल एनवायरनमेंट, राइट। तो ये जो ब्लॉक स्कोप के अंदर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट है। यहाँ पे लेक्सिकल एनवायरनमेंट में x को हमने 10 डिफाइन किया है, तो ये जो x है ये लेट कीवर्ड के साथ हमने बनाया, तो ये तो बाहर मिलेगा नहीं, वो हमने देख भी लिया, यहाँ मिल नहीं रहा। तो अगर क्या मैं इस फंक्शन को जब मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, क्या ये फंक्शन, पहली बात तो क्या मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ? सेकंड, अगर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो क्या ये x जो है इसकी एक्सेस मुझे अभी भी मिलेगी या ये अनडिफाइंड रिटर्न होगा? चला के देखते हैं, फिर बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैंने इस फंक्शन को बाहर कॉल किया तो पहली बात तो ये मेरे को अवेलेबल मिला और साथ में मेरे को x की एक्सेस भी मिली। दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, पहली चीज़, ये मेरे को अवेलेबल क्यों मिला? मैंने तो ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया था, बाहर कैसे है? तो जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो तो वो होस्टिंग होती है उसमें, हमने बात करी थी, फंक्शन डिक्लेरेशन होस्ट होते हैं, लास्ट वीडियो आप चेक करना। ये फंक्शन होस्ट हुआ तो पार्सर के लिए एक तरह से रूट स्कोप में है, तो आप इसको यहाँ पे एक्सेस करोगे, मजे से मिलेगा। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये इसका एनवायरनमेंट है इमीडिएट लेक्सिकल एनवायरनमेंट, तो इसमें कुछ भी आप जो बनाओगे ना, उसके जो एक्सेस है वो इस फंक्शन को रहता है। एक तरह से फंक्शन डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द लेक्सिकल एनवायरनमेंट, ये दोनों साथ में स्टोर होते हैं जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो। तो x का एक्सेस हमें इस तरीके से मिल रहा है। अब इसका यूज केस ये नहीं है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से ब्लॉक में आप चीजें डिफाइन करते रहोगे, उनको यूज करते रहोगे। यूज केस थोड़ा अलग है। यूज केस में क्या होता है कि जनरली इसको कैसे हम देखते हैं कि एक फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन बना दूं, तो यहाँ पे तो मैंने एक जनरल कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके ब्लॉक डिफाइन करा है। पर अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं तो फंक्शन की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो भी तो एक ब्लॉक डिफाइन कर रहा है ना। जैसे कि इसको मैं अभी के लिए, या इसी में ही मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, फंक्शन आउटर। ओके, तो अभी एक आउटर फंक्शन है
जिसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बना दिया। ये आप कर सकते हो, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप कंडीशनल्स यूज करो, लूप यूज करो, कुछ भी यूज करो, या फिर आप एक दूसरा फंक्शन बना दो, इट ऑल वर्क्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये आउटर फंक्शन जो है इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास इंदर एक फंक्शन भी है, इसको मैं कॉल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लो इसको मैं कॉल भी कर देता हूँ। ये एक तरह से ये करेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, सो इफ आई कॉल दिस आउटर फंक्शन ओवर हेयर, यू विल सी कि 10 आ गया, क्योंकि हमने अंदर एक वेरिएबल बनाया था जिसको वैल्यू 10 दी थी और एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये भी एक तरह से कुछ ज्यादा अच्छी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कर क्या रहे हैं हम, एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके अंदर एक और फंक्शन बना के उसको एग्जीक्यूट करा दिया। डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज ये तो मैं यहाँ पे नॉर्मल console.log x कर देता तो भी हो जाता। तो इसका और बेटर यूज केस क्या है, अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर दूं, यस आप ये भी कर सकते हो, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो। नाउ इफ आई कॉल दिस आउटर, then I get access to this particular get x function in my this variable। तो अगर मैंने इसको सेव कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब अगर मैं इस x को इस तरीके से कॉल करूंगा तो भी मेरे पास 10 का एक्सेस आ रहा है। अब यहाँ पे तो अगर आप सोचोगे तो और वियर्ड हो गया मामला। क्यों? क्योंकि जब आपने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एग्जीक्यूट हो गया। अब आप कहोगे जब फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, सो दिस शुड ऑब्वियसली बी डेड, ये तो अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए, तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, फंक्शन की एग्जीक्यूशन तो खत्म होगी। यही मैजिक है, यही बात है क्लोजर्स की, जो हमने ब्लॉक में देखा था कि अगर वो ब्लॉक का एग्जीक्यूशन खत्म भी हो गया है तो भी जब फंक्शन बनता है तो फंक्शन अपनी डिक्लेरेशन के साथ अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट का डेटा को अपने पास रखता है, ताकि जब वो एग्जीक्यूट हो तो वो उसको यूज कर सके। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लेक्सिकल एनवायरनमेंट यहां से शुरू होके यहां तक है, जो कि आउटर फंक्शन की बॉडी है। उसके अंदर हमने इस वेरिएबल को बनाया और इस वेरिएबल को इनर फंक्शन के अंदर हमने यूज किया। नाउ इफ आई कॉल दिस आउटर फंक्शन एंड दिस आउटर फंक्शन रिटर्न्स मी दिस इनर फंक्शन गेट एक्स, तो मैं जब भी इस इनर फंक्शन की जो रेफरेंस मुझे इसमें स्टोर हो गया इनर फंक्शन, इसको जब भी मैं कॉल करूंगा मेरे को x हमेशा मिलेगा, x की एक्सेस मेरे पास हमेशा रहेगी। एक तो एग्जांपल देखते हैं कि आखिरकार इसका यूज केस क्या है। यूज केस जब देखना शुरू करोगे ना तो थोड़ा सा और ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। कॉन्सेप्ट इतना ही है देखो, पर इसके यूज केसेस से थोड़ा समझ में आएगा कि यार आखिरकार इस चीज को क्यों रखा गया है जावास्क्रिप्ट में और इसका पर्पस क्या है। तो चलो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे मुझे एक वो बनाना है वेरिएबल, अगर मान लो मुझे एक काउंटर नॉर्मल फंक्शन बनाना है, एक काउंटर का मैं इंप्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ जिसमें एक वेरिएबल रखूंगा जो कि नाम होगा उसका काउंट, उसमें मैं एक 0 से इनिशियलाइज करूंगा और एक काउंटर फंक्शन रखूंगा जो मेरे काउंटर को +1 करता रहेगा हर बारी जैसे जैसे मैं उसको कॉल करूंगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट, जिसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है, अब एक फंक्शन बनाते हैं काउंटर जिसका काम कुछ नहीं है, जो कि हर बार क्या करेगा, रिटर्न कर देगा काउंट को ++ करके। वेरी बेसिक एग्जांपल किया क्या हमने, क्या वेरिएबल बनाया और वो इसको बस हमारा जो काउंटर फंक्शन है वो इसको रिटर्न कर रहा है काउंट ++ करके। आप चाहो तो इसको एज एन आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हो, वरना इसको वैसे भी इसकी एक्सेस रहेगी राइट। कंसोल लॉग अगर मैं करूंगा, जब भी मैं काउंटर को कॉल करूंगा होगा क्या, वो 0 कर दिया उसने। इफ आई कॉल इट मल्टीपल टाइम्स तो एवरी टाइम इट विल इंक्रीमेंट इट। इसको ++ काउंटर भी कर सकते हो ताकि प्री इंक्रीमेंट हो जाए और पहली बारी से ही मेरे को 1 2 3 4 मिलने लग जाए। ठीक है, ये एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन है विच इज फाइन। इफ यू हैव टू डू इट अलोन इन अ फाइल यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। पर अगर ये जो है आपके किसी लार्ज कोड का पार्ट है जिसमें आप और भी सारी चीजें कर रहे हो, एक फाइल है जिसमें आप इस तरह का एक काउंटर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उस केस में क्या होगा, अब ये काउंट का जो वेरिएबल है खुला पड़ा हुआ है, काउंटर का एक फंक्शन है, दे हैव नो एसोसिएशन विद ईच अदर, तो रीडेबिलिटी थोड़ी इंपैक्ट होती है। आप कहोगे कि अगर कोई और बंदा देख रहा है वो कहेगा यार अरे यार ये काउंट का वेरिएबल क्या है, फिर उसको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा काउंटर के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है, ओके मे बी दे बोथ आर टुगेदर, और फंक्शनैलिटी समझेगा कि अच्छा इस काउंटर को जो भी मैं कॉल करूंगा बस वो +1 कर देगा। ये एक फंक्शनैलिटी है। एक अच्छा तरीका ये है कि क्लोजर्स का इस्तेमाल करके आप इस इंप्लीमेंटेशन को इनकैप्सुलेट कर सकते हो एक एंटिटी के अंदर। तो आप एक आउटर फंक्शन बनाओ, उसके अंदर ये पूरी इंप्लीमेंटेशन को डालो और उस आउटर फंक्शन से जो काउंटर वाला फंक्शन है इसको रिटर्न कर दो, तो ये इंप्लीमेंटेशन तो फिर भी बाहर एक्सेसिबल हो जाएगी। देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसको पूरे को उठाते हैं और इसको यहां से हटा देते हैं। अभी के लिए एक फंक्शन बनाते हैं माई काउंटर एंड वी पुट द एंटायर इंप्लीमेंटेशन इनसाइड ऑफ दिस लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, ये पूरा, तो इसके पास काउंट की एक्सेस तो रहेगी। यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा इस काउंटर फंक्शन को। तो अब मेरी जो इंप्लीमेंटेशन है वो पूरी एक साथ पड़ी हुई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी कोई देखेगा माई काउंटर को समझ जाएगा कि हाँ काउंटर की इंप्लीमेंटेशन है, एक काउंटर बनाया हुआ है और एक फंक्शन है जो इसको इंक्रीमेंट कर रहा है। आप चाहो तो डिक्रीमेंट वगैरह कुछ भी बना सकते हो, मैंने सिर्फ एक बनाया है। तो अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, हम जब माई काउंटर को कॉल करेंगे तो माई काउंटर एग्जीक्यूट होगा, काउंट का एक वेरिएबल बनेगा, 0 से इनिशियलाइज होगा, फंक्शन की एक डिक्लेरेशन होगी काउंटर की, और वही फंक्शन की डिक्लेरेशन ये रिटर्न कर देगा
जब ये फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी ये अपने एनवायरनमेंट को भी अपने पास सेव कर लेगी, तो काउंट वेरिएबल जो है वो इसके पास स्टोर्ड होगा एक तरह से। तो हमने इंप्लीमेंटेशन भी दे दी काउंट वेरिएबल की और उसको हाइड भी कर दिया। बाहर तो नहीं दिख रहा, बाहर तो कोई वेरिएबल नहीं बना ओपन रूट स्कोप में, तो फाइल स्कोप में, राइट, इस फंक्शन के अंदर ही बना और वो एक तरह से इंप्लीमेंटेशन अच्छे रीडेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों बढ़ गई। तो अगर मैं इसको कॉल करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे लेट काउंटर ही नाम रख देते हैं इसका भी के लिए और इसको माई काउंटर को कॉल कर देते हैं। अब जब भी आप इसको कॉल करोगे विच इज द सेम थिंग, ये काउंटर जो है स्टिल यू आर गेटिंग 1 2 3 4 एज योर आउटपुट। हुआ क्या, इंप्लीमेंटेशन सारी हमने एक साथ एनकैप्सुलेट कर दी, एक साथ रख दी। तो ये बहुत एक अच्छा यूज केस है क्लोजर्स का। इसी तरीके से आप बहुत अलग अलग तरीके से क्लोजर्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फंक्शन बनाना है जो कि एक फैक्ट्री की तरह एक्ट करेगा और अपने अंदर से और नए नए फंक्शंस रिटर्न करेगा, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड एग्जांपल अगेन। या फिर आप चाहो तो क्लोजर्स का यूज करके आप प्राइवेट फंक्शंस भी बना सकते हो। यस, इंप्लीमेंटेशन को प्राइवेट कर सकते हो कि इस तरीके से आपने एक आउटर फंक्शन बनाया। आप देखो एक तरह से देखा जाए तो ये काउंट एक वेरिएबल है पर इसकी एक्सेस बाहर कहीं नहीं है क्योंकि ये मैंने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था। तो ये एक तरह से प्राइवेट वेरिएबल ही हो गया सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे अगर मैं कोई और फंक्शन भी इंटरनली डिफाइन करता हूँ जिसको मैं रिटर्न ना करूँ तो वो भी एक तरह से प्राइवेट फंक्शन हो गया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे रख दूँ तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँ चेंज और इसके अंदर एक वैल्यू ले लूँ वैल, और क्या करेंगे हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे काउंट प्लस इज इक्वल टू वैल। तो होगा क्या, जो भी आप वैल्यू में दोगे वो इसमें जुड़ के ये रिटर्न हो जाएगा। अभी हमने एक फंक्शन बनाया जो कि एक कोर है जो हमारे काउंटर में कोर की तरह एक्ट करेगा, जो कि एक तरह से चेंजेस लाएगा काउंट के अंदर। अब ये काउंटर की जगह मैं कर लेता हूं इंक्रीमेंट और यहां से मैं कॉल कर देता हूं रिटर्न करके अपने इस चेंज फंक्शन को और इसको भेज देता हूं 1। तो क्या करेगा, चेंज को कॉल करेगा, काउंट 0 है, प्लस इज इक्वल टू 1 करेगा और वो रिटर्न कर देगा। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि प्लस 1 अगर हमें करना है इंक्रीमेंट करना है तो एक जोड़ना है काउंट के अंदर, तो 1 जाएगा यहाँ पे वैल में। काउंट क्या है 0, प्लस इज इक्वल टू 1, ये प्लस इज इक्वल टू याद है आपको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, राइट। तो ये वैल्यू चेंज कर देगा। इसी तरीके से अगर मेरे को डिक्रीमेंट बनाना है वो भी बना सकता हूँ मैं। उस केस में क्या करूँगा, मैं कर दूंगा रिटर्न चेंज और यहाँ से भेज दूंगा -1। मेक सेंस? And if I have to return something from over here, I can return an array जिसमें मैं दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भेज देता हूँ फंक्शंस। ऐसा भी कर सकते हैं हम, आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो एक फंक्शन के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन के अंदर मैंने कुछ एक फंक्शन बनाया, ये मेरा प्राइवेट है, इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो तीनों प्राइवेट, पर बाकी जो दो है वो मैंने रिटर्न कर दिए। तो कोई भी जब इस फंक्शन को कॉल करेगा ना तो उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की रेफरेंस का एक्सेस तो मिल जाएगा, इनको वो यूज कर सकता है, पर डायरेक्टली चेंज को कभी यूज नहीं कर सकता। तो एक तरह से चेंज के अंदर मैंने अपनी सारी इंप्लीमेंटेशन रखी जो कि मेरे काउंटर की वैल्यू के साथ छेड़खानी कर रही है, अपडेट कर रही है या उसको घटा रही है, बढ़ा रही है, जो भी कर रही है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक तरह से सिंपल फंक्शन है जो इंटरनली चेंज को कॉल कर रहे हैं, जो मैं रिटर्न भी कर रहा हूं। तो मेरे को अगर कोई कॉल करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, पर चेंज का नहीं मिलेगा। तो एक तरह से चेंज मैंने प्राइवेट रख दिया, तो मेरे फंक्शन जो मेरा मेन कोर इंप्लीमेंटेशन है, कोर लॉजिक है, वो मैंने प्राइवेट कर दिया। तो इस तरीके से भी क्लोजर का यूज हो सकता है। अब क्या होगा, क्योंकि ये क्लोजर है तो ये फंक्शन जब डिक्लेयर हुआ तो इसको अपने एनवायरनमेंट की पूरी एक्सेस थी, तो माई काउंटर का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद भी चेंज फंक्शन का रेफरेंस और इस काउंट वेरिएबल का रेफरेंस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हमेशा रहेगा। तो अगर मैं इस माई काउंटर को इस तरीके से कॉल करूंगा तो अब ये क्योंकि एरे रिटर्न कर रहा है तो आई हैव टू एक्सपेक्ट दिस, राइट। और अगर अब मैं इसको कंसोल लॉग के साथ इंक्रीमेंट को कॉल कर दूं तो वैल्यू आ गई 1। बार बार इंक्रीमेंट को कॉल करते रहो, वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड देन अगर हम डिक्रीमेंट को कॉल कर दें तो हमारा डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है, दोबारा से 1 तक आ गए। एक और डिक्रीमेंट करेंगे 0 आ जाएगा, एक और डिक्रीमेंट करेंगे -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सारी जो इंप्लीमेंटेशन थी ना वो एक फंक्शन के अंदर छुपा दी और कुछ पार्ट तो प्राइवेट भी रख दिया कि वो बाहर एक्सेस ही नहीं हो सकता। तो ये कितना अच्छा तरीका है इंप्लीमेंटेशन का, राइट। फंक्शंस को यूज करके आपने ये कर दिया जो कि एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा यूज केस है क्लोजर्स का। अब एक तरह से अगर आप देखो तो ये फैक्ट्री मेथड भी है। माई काउंटर एक मेथड है जो कि आपको और नए मेथड्स जनरेट बना के दे रहा है, इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का। यहाँ पे इस केस में ये है, चलो ठीक है, इस केस में तो ये सारा एक सिंगल लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है इन अ डिफरेंट वे। मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे एक कैलकुलेटर का फंक्शन है जिसके अंदर से मैंने फंक्शन बना दिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उनको मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ इसी तरीके से एरे में रख के। अभी तक हमने एरे पढ़ा है इसलिए मैं एरे में रिटर्न कर रहा हूँ। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो। वंस यू लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन को डायरेक्टली तो हमने रिटर्न करना देखा ही, यहाँ तो इनफैक्ट हम एरे ऑफ फंक्शंस रिटर्न कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मोर और लेस आपको क्लोजर्स को इस तरीके से समझना है कि क्लोजर्स क्या है, एक तरह से एक
पैकेज है जिसमें डेटा और फंक्शन की डिक्लेरेशन दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं ताकि फंक्शन की डिक्लेरेशन को हमेशा डेटा का एक्सेस रहे। डेटा क्या है? जो उसकी लेक्सिकल एनवायरनमेंट में डिफाइन हुआ था, इमीडिएट सराउंडिंग में। अगर फाइल स्कोप में है तो फाइल में स्कोप में क्या डिफाइन हुआ था, ब्लॉक स्कोप में तो ब्लॉक में क्या डिफाइन हुआ था, फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर क्या डिफाइन हुआ था, मॉड्यूल के अंदर है, आगे जाके मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो मॉड्यूल में क्या डिफाइन हुआ था। उस सब डेटा का एक्सेस जो है ना वो फंक्शन डिक्लेरेशन अपने साथ पकड़ के रखता है ताकि जब भी आप फंक्शन को कॉल करो उसको वो सब मिले, पता हो और वो यूज कर सके। ठीक है, तो इसको यहां से हटा देते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे कि एक चीज को, एक ही इंप्लीमेंटेशन को आप पीसेस में तोड़ भी सकते हो क्लोजर्स का यूज करके, विच इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जांपल, जो कि मैंने शायद इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया होगा, मैं हर जगह शेयर करता हूं। तो मान लो मेरे को एक लॉगर बनाना है, एक लॉगर की इंप्लीमेंटेशन करनी है। लॉगर क्या है? जो लॉग्स पब्लिश करेगा। कंसोल लॉग तो है ही, एक साथ में थोड़ा अपनी इंप्लीमेंटेशन की थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ बना दे। तो मैंने एक लॉगर फैक्ट्री नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने टाइप ले लिया कि भाई बताओ कौन से टाइप का आपको लॉगर चाहिए, क्या आपको एरर टाइप का चाहिए, वार्निंग टाइप का चाहिए, इन्फो टाइप का चाहिए, किस टाइप का चाहिए, ये एक तरीके से बनाया। और यहां से जो मैं रिटर्न करूंगा, अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन बना रहे थे, उसके नाम को रिटर्न कर रहे थे। रिटर्न आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपने पढ़ा है पिछली वीडियोस में फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। तो हम यहां से डायरेक्टली एक एनोनिमस फंक्शन बना के भी रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन स्टाइल। तो वो थोड़ा सा मैं स्टाइल यूज करूंगा तो थोड़ा ध्यान देना। तो मैं डायरेक्टली यहां से रिटर्न कर रहा हूं और एक फंक्शन बना रहा हूं। चाहो तो यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कंसोल लॉग ही करना चाहता हूं। पर कंसोल लॉग क्या करूंगा, ये जो मेरा इंटरनल फंक्शन है ये भी एक मैसेज एक्सपेक्ट करेगा। अब देखो हम पैरामीटर्स के साथ खेल रहे हैं, अभी तक हमने पैरामीटर्स के साथ नहीं खेला था। तो पैरामीटर्स के साथ भी आप, चलो इसको एग्जांपल पहले मैं बेसिक तरीके से आपको देता हूं, फिर कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। तो एक और मैंने अंदर फंक्शन बनाया। अब देखो एक तरह से जो पैरामीटर है इसको जब मैं वैल्यू दूंगा, ये एक तरह से इसका लोकल वेरिएबल की तरह ही एक्ट करेगा। तो पिछले एग्जांपल में हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल बनाया था काउंट का, या फिर आप यहाँ पे पैरामीटर ले लो जिसको आप आर्गुमेंट की तरह वैल्यू सप्लाई कर दो। इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा होगा लॉगर और जो हमारा लेगा मैसेज, जो भी हम मैसेज लॉग करना चाहते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को मैं रिटर्न भी करूंगा लॉगर को। ओके, ये इस तरीके, ये हो गया बेसिक सेटअप। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंदर बॉडी लिख देता हूँ। बॉडी में लिखूंगा मैं कि मेरे को टाइप का एक्सेस चाहिए, ये मैं टेम्पलेट लिटरल स्टाइल ले रहा हूँ, राइट? टाइप दिया मैंने, यहाँ पे हाइफन लगाया और फिर मैंने पूरा मैसेज छाप दिया, जो भी मैसेज था, व्हाटएवर द मैसेज वाज। ऑलराइट, नाउ लेट्स कॉल दिस। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ एरर लॉगर, तो मैं क्या करूंगा, भाई एरर लॉगर बनाओ मेरा, और मैंने इसको कॉल करा अपने लॉगर फैक्ट्री को, क्योंकि मेरे को एक लॉगर बनाना है और मैंने इसको दिया मुझे एरर लॉगर बनाना है। तो ये जो टाइप की वैल्यू थी ये यहाँ पे चली गई, ये अंदर यूज होगी, ये लॉगर यूज करेगा, और ये वाला जो फंक्शन है ये हमने रिटर्न कर दिया। तो इस एरर लॉगर के अंदर अब एक तरह से रेफरेंस है इस लॉगर की, राइट? तो मैं जिसको कॉल करूंगा और ये जो टाइप है ये एरर, ये इसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट में है, तो इसके पास टाइप की वैल्यू भी है और ये मैसेज जब मैं इसको कॉल करूंगा तो प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखा, दो चीजें हमने दे दी और तोड़ के दे दी, और ये यूजेबिलिटी कितनी बढ़ गई, रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई। स्केलेबल अप्रोच कैसे है, आप इससे चाहो तो कितने भी लॉगर बना सकते हो, वार्निंग लॉगर, इन्फो लॉगर, नोटिस लॉगर, कुछ भी लॉगर बनाओ, एंड यू कैन क्रिएट दैट एंड देन यू कैन यूज देम फर्दर डाउन द लाइन। तो अब इसको यूज कैसे करना है, कुछ नहीं, सिंपल मैं करूंगा एरर लॉगर को कॉल करूंगा और मैसेज दे दूंगा। ये जो दूंगा ये मैसेज के अंदर स्टोर होगा, दिस इज एन एरर लॉग। इफ आई सेव इट आई गॉट अ एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक टिक्स नहीं इस्तेमाल करे, सॉरी। यू गेट एरर, दिस इज एरर लॉग, राइट? इसी तरीके से अगर मुझे दूसरा लॉगर बनाना है, मान लो मेरे को बनाना है इन्फो लॉगर, यहां से मैंने टाइप भेजा इन्फो, तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेरे पास आ गया दिस इज एन इन्फो लॉग। तो इस तरीके से मैंने चीजों को ब्रेक कर दिया, एक तरह से एक इंप्लीमेंटेशन को पीसेज में ब्रेक कर दिया ताकि उसकी यूज केस बढ़ जाए, उसका यूसेज जो है कोड के अंदर जो भी मैं करूंगा उसको मैं और अच्छे तरीके से यूज कर सकूं। जो मैं पहले लॉजिक लिखने लगा था उस तरीके से अगर मेरे को इसको इंप्लीमेंट करना है इन एन एनोनिमस फंक्शन स्टाइल, सो व्हाट आई विल डू, I will just add a return statement over here, remove the name from this, and I am done. Still you will get the same output. Even if you want to get to the arrow function style, you can do that too. इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे एक arrow लगाओ और ये अब आपने एक arrow function directly यहाँ से return कर दिया। आप चाहो तो बाहर वाले को भी arrow function style में बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे, आप कहोगे const logger factory is equal to this and you say, लो भैया दोनों मेरे arrow functions हो गए और एक अंदर से दूसरे को रिटर्न करता है। अब इंप्लीमेंटेशन को समझो कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। ये चीज अगर आप पहली बार देखोगे तो शायद कंफ्यूज हो जाओ, बट नाउ वी नो हाउ वी हैव रीच्ड अप टिल ओवर हियर, राइट? हमें पता है क्लोजर्स क्या करते हैं, हम रूट स्कोप से स्टार्ट हुए, हमने फिर ब्लॉक स्कोप में उसको समझा, फिर फंक्शन के अंदर उसको समझा और फिर यूज केस समझे कि उसके यूज केस क्या है, ऐसा करने का कारण क्या है, फायदे क्या हो रहे हैं, इनकैप्सुलेशन हो रहा है, डेटा को हाइड कर पा रहे हैं, एक स्केलेबल अप्रोच दे पा रहे हैं ताकि चीजों को इंप्लीमेंटेशन जो टुकड़ों में दे दें हम।
अब आप बोलोगे यार लॉगर फैक्ट्री क्या बना रहे हो, मैं नॉर्मल एक लॉगर फैक्ट्री बना के इसमें टाइप और मैसेज एक साथ ले लूं। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, पर फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप इसको कॉल करोगे ना, यहाँ पे आपको हर बार यहाँ पे एरर देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये एक बार कर सकते हो एट द टॉप ऑफ योर कोड। मान लो 1000 लाइन का कोड है, बार बार आपको हर बार ये एरर और ये मैसेज नहीं देना। आपने सिंपल एक बार इनिशियलाइज किया, आपने एरर लॉगर को एक सेटिंग की तरह दे दिया। दिस इज मोर लाइक अ कॉन्फ़िगरेशन जो चली गई शुरू में, राइट, क्योंकि वो सेट करिए एक तरह से जो अंदर वाला फंक्शन है वो कैसे काम करेगा। तो एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन की तरह पहले चला गया और उसके बाद आपको सिंपल इसको यूज करना है। तो ये था क्लोजर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करो, डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिगिनर्स के लिए एटलीस्ट ये समझना। अगर आप एक दो बार इसके प्रॉब्लम्स को समझ लोगे ना, और आई होप इस वीडियो से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो आपको शायद इट कैन स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज पोस्ट द कमेंट, आई विल श्योरली ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, और भी लोग होंगे आसपास जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो बढ़िया है, मजा आ रहा है, तो शेयर भी करो ना थोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।